हेलो बच्चों, देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। आई थिंक ये आपकी 4th यूनिट है। पावर फैक्टर के नाम से है या पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के नाम से है। तो पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं पावर के बारे में। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। पावर क्या होती है, 3 प्रकार की पावर आपने पढ़ी होगी। एक हमारी एपरेंट पावर होती है, एक एक्टिव पावर होती है और लास्ट हमारी रिएक्टिव पावर होती है। देखो बच्चों, जो हमारे पावर प्लांट्स में जहाँ बिजली पैदा होती है, जो जनरेटर्स लगे होते हैं, अल्टरनेटर्स या जनरेटर्स जो लगे होते हैं, वो जो पावर जो पैदा करते हैं या जो पावर भेजते हैं, वो हमारी टोटल पावर कहलाती है। उसको हम एपरेंट पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम एपरेंट पावर ही बोलते हैं। और इस पावर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक हमारा एक्टिव पावर होती है, दूसरी रिएक्टिव पावर होती है। ये जो एक्टिव पावर है इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो पावर है S जो कि हमारा जनरेटर पैदा कर रहा है, जो टोटल पावर जनरेटर पैदा कर रहा है वो हमारी S है। इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर, KVA भी हो सकती है, MVA मेगा वोल्ट एम्पियर भी हो सकती है अगर हमारा बड़ा अल्टरनेटर है। ठीक है। दूसरी हमारी एक्टिव पावर, इसको हम ट्रू पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं इसको हम। ये कौन सी पावर है जी? जो हमारा लोड वास्तव में कंज्यूम करता है। ये वो पावर है जो हमारा लोड वास्तव में कंज्यूम करके जो एक्टिव काम कराता है वो हमारी एक्टिव पावर है। और जो बाकी जो पावर बची वो हमारी रिएक्टिव पावर है, तीसरी। देखो, इस रिएक्टिव पावर का बहुत महत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है रिएक्टिव पावर की। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसका अगर हम इम्पोर्टेंस दें तो आपका जितने भी अल्टरनेटर्स हैं, मोटर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इसमें बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पैदा हो रहा है, उसके पीछे का जो कॉज है, मेन जो रीज़न है, कारण है, वो रिएक्टिव पावर है। उसको पैदा करने के लिए जो ये हमारी मशीन्स में वाइंडिंग होती है, इंडक्टिव वाइंडिंग, उसको पावर जो चाहिए बेसिकली फ्लक्स को पैदा करने के लिए, वो रिएक्टिव पावर होती है। देखो, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी होती है समझने में कि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि रिएक्टिव पावर बेसिकली क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है पावर प्लांट में, पावर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है, सेंडिंग एंड पर जहाँ बिजली पैदा हो रही है और लोड एंड जो आपके पास तक बिजली पहुँच रही है, उसके वोल्टेज प्रोफाइल को कॉन्स्टेंट करने में भी आपकी रिएक्टिव पावर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में सब पढ़ा होगा, मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यदि मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि एक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर को और जो आपकी अपरेंट पावर, टोटल पावर है, उसको एक ट्रायंगल से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, P जो है एक रियल पार्ट है और Q जो है उसके साथ J। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है आपका Q जो कि J के साथ आता है। यहाँ I या J हम लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो इसको P को हम रियल एक्सिस पर रखें नीचे, और जो Q है आपका इसको Y एक्सिस पर रखें क्योंकि इमेजनरी पार्ट है। और P और Q का जो रिजल्टेंट है, जो इनका कॉम्बिनेशन है, वो क्या है आपका S है। क्या है? S। देखो बच्चों, S की यूनिट मैंने आपको बताई वोल्ट एम्पियर होती है। तो जो इसका फॉर्मूला है S का एपरेंट पावर का, वो क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। आप लोग याद रखेंगे, S इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है। और जो आपके S और जो आपकी रियल पावर है, इसके बीच का जो एंगल फाई है, इस फाई को बोलते हैं फेज एंगल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फेज एंगल बोलते हैं। ये फाई वही एंगल है जो सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है। V और I के बीच में जो एंगल होता है, फाई सेम एंगल होता है, वही फेज एंगल। अगर हम इस ट्रायंगल से देखें तो हमारे पास इन तीनों पावर्स के फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं। जैसे कि S आपको पता है V इंटू आई होता है, V इंटू आई। अगर मुझे P की वैल्यू फाइंड करनी हो यहाँ पे कि P की वैल्यू क्या होगी, मुझे VI पता है और P फाइंड करना है। देखो बच्चों, किसी ट्रायंगल में बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस P और जो परपेंडिकुलर Q है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ, ये आधार है, ये आपका लंब कहलाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस।
अगर मुझे P फाइंड करना है तो मैं कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस फाई। कॉस क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार क्या है, बेस क्या है P, P अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? VI, P अपॉन VI। तो यहाँ से P का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू VI कॉस फाई। तो आपकी एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है? VI कॉस फाई। ऐसी मैं यदि Q फाइंड करना है मेरे को, मुझे Q फाइंड करना है, S मुझे पता है इस ट्रायंगल में, तो मैं लगाऊंगा साइन फाई का फॉर्मूला। साइन फाई क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण हिंदी में बोलते हैं। Q अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? V इंटू आई। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के ये वाला आएगा, Q इक्वल्स टू VI साइन फाई, VI साइन फाई। तो आप लोग याद रखेंगे, ये फर्स्ट ईयर में था, मैंने आपको थोड़ा याद दिला दिया है, ठीक है। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और फर्स्ट ईयर को रिकॉल करते हैं। आपने प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा होगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है, फेज एंगल, वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। बस थोड़ी सी बात याद रखनी है हमें कि प्योरली इंडक्टिव की जब बात होती है तो उस केस में वोल्टेज आपके करंट से आगे होता है, आगे मतलब लीड करता है, या आप कह लीजिए करंट जो है आपकी वोल्टेज से पीछे होती है। हम अपने फेजर्स को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 इस दिशा में घुमाते हैं, और जो आगे है वो लीडिंग होता है, जो पीछे है वो लैगिंग होता है। तो प्योरली इंडक्टिव में वोल्टेज आपके करंट से क्या होता है? आगे होता है। तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल 90 डिग्री, और यू कैन से करंट इज लैगिंग बाय एंगल 90 डिग्री टू द वोल्टेज इन केस ऑफ योर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एक प्योर इंडक्टर में ये केस होता है। देखो बच्चों, फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो जो फॉर्मूला भी हमने देखा VI कॉस फाई पावर का, अगर मैं कॉस 90 कर दूं और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो P की वैल्यू क्या होगी? VI कॉस 90, 0 आ गई। तो आपका प्योरली इंडक्टर, एक प्योर इंडक्टर है आपकी, एक प्योर कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में वो एक्टिव पावर 0 लेगी। उसके अंदर जो पावर आएगी, एक्टिव पावर जो आएगी बच्चों, वो क्या होगी? 0 होगी। तो पावर कौन सी लेगी बच्चों? वो केवल रिएक्टिव पावर लेगी। Q इक्वल्स टू VI साइन 90, मतलब V इंटू आई। अगर मैं V की वैल्यू पुट करूँ, जैसे V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, यहाँ पर I इंटू एक्स होगा। आपको याद होगा हम L को XL में दिखाते हैं, C को XC से दिखाते हैं, L को कन्वर्ट करते हैं XL, मतलब ओमेगा L, आपको कुछ याद आ रहा होगा फर्स्ट ईयर का। और XC जो होता है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा मेरी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 2πf, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर V की वैल्यू पुट करता हूँ I इंटू एक्सएल, तो I इंटू एक्सएल और I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर एक्सएल। तो ये हमारा रिएक्टिव पावर टेकन बाई ए प्योर इंडक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लैगिंग रिएक्टिव पावर। बच्चों इसको ध्यान रखना, लैगिंग रिएक्टिव पावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रही है। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक इंडक्टर जो है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि एक इंडक्टर लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है। कैसी रिएक्टिव पावर? लैगिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है, और वो एक्टिव पावर कोई एब्जॉर्व नहीं करता। उसमें जो एक्टिव पावर है वो 0 होती है प्योर इंडक्टर में, क्योंकि फाई की वैल्यू 90 है। और उसी तरफ हम दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटर में भी, प्योर कैपेसिटर में पता है करंट वोल्टेज से लीड करता है। यहाँ पर आपका करंट लीड करता है वोल्टेज से, क्योंकि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है 90 डिग्री से। तो सेम केस कॉस 90 0, एक्टिव पावर इसमें भी 0 होगी। लेकिन एक कैपेसिटर करंट क्योंकि वोल्टेज से लीड कर रहा है, तो एक कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर, कैसी बच्चों? लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है ना। ए प्योर कैपेसिटर एब्जॉर्व ए लीडिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम सोर्स, ठीक है। या हम उल्टे शब्दों में बोल सकते हैं, देखो ये एब्जॉर्व तो लीडिंग रिएक्टिव पावर कर रहा है, एक कैपेसिटर सप्लाई करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। हम इसको उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटर एब्जॉर्ब मतलब ये लेता है, एब्जॉर्ब्स लीडिंग रिएक्टिव पावर और सप्लाई, इसको अगर हम उल्टा बोलें सप्लाई लैगिंग रिएक्टिव पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये बेसिक था, लगभग इसमें 9-10 मिनट में मैंने आपको समझाया, कोशिश करी समझाने की। पावर क्या होती है? 3 प्रकार की पावर है हमारी, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। एपरेंट टोटल पावर है जो हमारा जनरेटर सप्लाई करता है ट्रांसमिशन लाइन को। उस पावर का वो हिस्सा जो वास्तव में कंज्यूम होता है, जो वास्तव में काम करता है, वो एक्टिव पावर कहलाती है, P कहलाती है प्यारे बच्चों। इस P की यूनिट वॉट होती है, और वो पावर
जो तीसरी बची हमारी वो रिएक्टिव पावर है। इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR होती है। इन तीनों पावर्स को हम एक पावर ट्रायंगल में दिखा सकते हैं। आपकी जो एक्टिव पावर है वो बेस में आती है क्योंकि ये रियल पार्ट है, और जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो कहाँ आती है, वाई एक्सिस पे आती है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या आता है बच्चों, एपरेंट पावर आता है। ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा एक प्योर इंडक्टर जो है, प्योर इंडक्टर कोई एक्टिव पावर एब्जॉर्व नहीं करता, केवल रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है। और कैसी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है। एक प्योर कैपेसिटर कोई एक्टिव पावर एब्जॉर्व नहीं करता क्योंकि 590 है, लेकिन ये लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है। कैसी, लीडिंग रिएक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है, या हम ये कह लें कि ये एक लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। तो बच्चों ये 10 मिनट की वीडियो थी बेसिक फंडामेंटल्स की। हमने प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर के बारे में जाना, पावर कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आप लोग तो काफ़ी हद तक क्लियर होगा। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो ऑनलाइन क्लास में हम जब इंटरेक्शन करेंगे तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।